डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन की ही कैटेगरी में नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डायफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज। कि अगर आपने कोई शार्प स्ट्रेट एज लिया है, जिसको आपने यहाँ पे AB से दिखा रखा है, और इसके ऊपर आप कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल कराते हैं, तो क्या इस स्ट्रेट एज के कारण आपको स्क्रीन के ऊपर कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा? दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर मिलेगा तो वो किस तरीके से आपको मिलेगा, मतलब व्हाट वुड बी द वेरियस characteristic of that diffraction pattern that you will be getting from this straight edge. That is something that you are going to discuss in this article. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वो क्या कहता है, उसने इसको किस तरीके से प्रेडिक्ट किया। लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो पॉइंट P के नीचे आपका जो एज है AB, इसका ज्योमेट्रिकल शेडो है, कि मतलब इसका शेडो यहाँ पे गिर रहा है। तो लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहती है कि पॉइंट P से ऊपर तो आपको इल्यूमिनेशन मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलना चाहिए, और पॉइंट P के एकदम से नीचे आपको कंप्लीट डार्कनेस मिलनी चाहिए, कि पॉइंट P पे आपका एब्रप्टली पैटर्न चेंज हो रहा है फ्रॉम यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन टू डार्कनेस। ऐसा लॉ ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एजम्पशंस ने प्रेडिक्ट किया। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि पॉइंट P है, उसके ऊपर आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। जो आपका सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो तो कहता था कि उसके ऊपर कंप्लीट आपको इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कहती हैं कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन यू हैव ऑब्जर्व दैट यू आर गेटिंग अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और उसके बाद आपको यूनिफॉर्म और फ्रिंजेस जो ये मिल रहे हैं इनका जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उसके बाद आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिल रही है। और पॉइंट P के नीचे जिसमें आपका जो सिंपल ऑप्टिक्स है वो कहता था कि आपको कंप्लीट डार्कनेस मिलेगी, लेकिन जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, वहाँ से आपको पता लगा कि पॉइंट P के नीचे आपको एकदम से डार्कनेस नहीं मिलती है, इंटेंसिटी लाइट की ग्रेजुअली फॉल होती है और उसके बाद कंप्लीट डार्कनेस आती है। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम दिस डायग्राम, कि ये ग्राफ है यहाँ पे इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P के जो ऊपर है आपको पहले तो फ्रिंजेस मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे इल्यूमिनेशन, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिल रही है, और जो पॉइंट P है उसके नीचे आपका जो आपका इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद आपको कंप्लीट डार्कनेस मिल रही है, जो कि यहाँ इस ग्राफ से इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को, स्ट्रेट एज के एक्सपेरिमेंट को आप अब एक्सप्लेन करना चाहते हैं यूजिंग सम थ्योरी, और वो थ्योरी है जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ योर फ्रैक्शनल हाफ पीरियड एलिमेंट थ्योरी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करना चाहती हो तो देन आई विल मेक यूज़ ऑफ फ्रैक्शनल हाफ पीरियड एलिमेंट्स। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि हम पॉइंट P पे हमें जानना चाहते हैं कि पॉइंट P पे किस तरीके का पैटर्न मिलेगा। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हैं, उसके ऑब्जर्वेशन देख चुके हैं, अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्योरी से कि वो ऑब्जर्वेशन हमें कैसे ऑब्टेन हुई, कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ थ्योरेटिकल टूल है जो उन ऑब्जर्वेशंस को सही से डिस्क्राइब कर सके। येस, वी हैव दैट टूल एंड दैट इज योर फ्रैक्शनल्स थ्योरी। तो आपको अगर पॉइंट P पे पैटर्न बताना है कि पॉइंट P पे क्या सिचुएशन होगा लाइट का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि S इज़ योर सोर्स, सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। मान लो कि X एंड Y उस लाइट का वेव फ्रंट है जो कि आपका एज AB के ऊपर पहुंचा। ठीक है, तो आप इस वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे इन हाफ पीरियड एलिमेंट्स। हाफ पीरियड एलिमेंट में डिवाइड करने के लिए जो आपका A है, A विल एक्ट, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू P स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यू विल ड्रॉ, और जिसकी वजह से क्या कहेंगे आप कि विद रिस्पेक्ट टू A आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट, सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट, थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट्स इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो कि दिस इज़ योर M1, दिस इज़ योर M1 डैश, दिस इज़ योर M2, M3, इस तरीके से
और सिमिलरली यहाँ पे M2 डैश M3 डैश। तो आप यहाँ पे हाफ पीरियड एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे इसके AX वेव फ्रंट पार्ट में भी और AY वेव फ्रंट पार्ट में भी। तो आप विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P योर लाइन SP इज डिवाइडिंग योर वेव फ्रंट XY इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट है वेव फ्रंट XA और दूसरा पार्ट है वेव फ्रंट AY। ठीक है, तो उसके बाद आप इस वेव फ्रंट में हाफ पीरियड एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप इसमें हाफ पीरियड एलिमेंट्स देख रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में यही दिखाया गया है कि आपके इस अरेंजमेंट में दो हाफ पीरियड एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मिलता है। एक हाफ पीरियड एलिमेंट का अरेंजमेंट ए से ऊपर और एक हाफ पीरियड एलिमेंट का अरेंजमेंट वेव फ्रंट में ए से नीचे। और इस तरीके से जैसे कि फ्रेशनल थ्योरी में जिस तरीके से आपने हाफ पीरियड एलिमेंट बनाए थे, सेम ही प्रोसेस है यहाँ का। अगर फर्स्ट का यहाँ पे सेंटर पे डिस्टेंस b है तो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट यहाँ से b प्लस λ/2 का मेन सेपरेशन होगा फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट और पॉइंट p के बीच। सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट और पॉइंट p के बीच मेन सेपरेशन होगा b प्लस λ का। और इसी तरीके से आप डिफरेंट हाफ पीरियड एलिमेंट्स के बीच का सेपरेशन बता सकते हैं। तो अगर आप अब बताना चाह रहे हैं कि पॉइंट p पे इंटेंसिटी क्या होगा, हमने वेव फ्रंट को हाफ पीरियड एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया पहली बात। उसके बाद आपने यहाँ पे अरेंजमेंट आपका है ही है कि यहाँ पे यू आर हैविंग अ शार्प स्ट्रेट एज। तो ए बी आपका एज है। ए बी एज ने जो आपका वेव फ्रंट था XY उसका AY पोर्शन ब्लॉक कर रखा है। कि मतलब AY पोर्शन पे जितना भी लाइट का कंपोनेंट है, जितना भी लाइट का पार्ट है, वो पॉइंट P पे रीच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको यहाँ पे ये जो आपका एज है यही ब्लॉक कर रहा है। और जो पॉइंट P पे लाइट पहुँच रही है दैट इज कमिंग जस्ट फ्रॉम द पोर्शन XA ऑफ योर वेव फ्रंट। कि पॉइंट P पे जो भी लाइट आ रही है वो वेव फ्रंट XY के जो ऊपर वाला पोर्शन है XA सिर्फ यहाँ से आ रही है। तो पॉइंट P पे जो भी एम्पलीट्यूड है लाइट का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है कि जो हाफ पीरियड एलिमेंट XA वेव फ्रंट में है वो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड में एट पॉइंट P। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, that is amplitude at P due to wave coming from different half paired elements on the wavefront XA। तो नीचे वाले हाफ पीरियड एलिमेंट का क्या हुआ? ये ब्लॉक हो गए इस शार्प एज के कारण। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है A1, सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट का एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूशन था माइनस ऑफ A2, थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन था प्लस ऑफ A3, फोर्थ का था माइनस ऑफ A4। इस तरीके से nth का होगा प्लस माइनस AN। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि n वो इवन है या ओड है तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्लस या नेगेटिव साइन असाइन कर सकते हैं। तो और लास्ट जो आर्टिकल्स में हमने डिस्कशन किया है वहाँ से हमें पता है कि अगर आपका पूरा का पूरा हाफ पीरियड एलिमेंट सारे के सारे एक्सपोज्ड हो तो उनका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की जो एम्पलीट्यूड है उसका हाफ होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एट पॉइंट P यू विल बी हैविंग A1/2 एम्पलीट्यूड। और पॉइंट P पे लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट विल बी सिंपली A1/4। तो पॉइंट P पे ये तो जाहिर सी बात है कि आपका डार्कनेस नहीं होगा, देयर विल बी सम लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हैविंग सेड दैट, अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर किसी दूसरे पॉइंट पे स्टडी करना चाह रहे हैं कि मान लो कि ये पॉइंट है, मान लो कि P1, इसके ऊपर क्या होगा? आपका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें लाइट का एम्पलीट्यूड पॉइंट P1 के ऊपर क्या होगा? अब आप वो चीज़ निकालने में इंटरेस्टेड है। तो इंटेंसिटी एट सम पॉइंट अबव P, मान लो कि उस पॉइंट को नाम आपने दिया P1, जो बात मैंने अभी कही ये वही लिखी हुई है। तो आप अगर P1 पे स्टडी करना चाहते हैं इंटेंसिटी लाइट की तो आप P1 को सोर्स से ज्वाइन कर दे और जो पॉइंट वेव फ्रंट को कट करेगा इसको आप सेंटर मानते हुए, इसको आप पोल मानते हुए यहाँ पे हाफ पीरियड एलिमेंट्स ड्रॉ करना शुरू करें। तो जैसे ही आप पॉइंट P को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी हाफ पीरियड एलिमेंट्स XC वेव फ्रंट के पार्ट में हैं वो तो सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका वेव फ्रंट है CY, इसमें सिर्फ जो CA पार्ट है
जितने सी ए पार्ट में आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स आ गए वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे पॉइंट P1 की तरफ, लेकिन जो भी हाफ पीरियड एलिमेंट ए वाई पार्ट में आ रहे हैं उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा P1 में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हाफ पीरियड एलिमेंट ब्लॉक कर लिए जाएंगे बाय दिस एज ए बी। तो मान लो कि आप पॉइंट P1 इस तरीके से चूज़ कर रहे हैं कि आपका सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट आए इन द एक्सपोज्ड CA वेव फ्रंट। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि हमने P1 को इस तरीके से चूज़ किया, हमने ये डिस्टेंस इस तरीके से रखा, हमने स्क्रीन के ऊपर वो पॉइंट जिसको जहाँ पे हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसको इस तरीके से चूज़ किया कि जो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है CA उसमें सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट आता हो। जो एक्सपोज्ड वेव फ्रंट CX है उसमें तो सारे के सारे ही आ रहे हैं, लेकिन जो CA है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन हो। हमने अपने पॉइंट P1 को इस तरीके से चूज़ किया। तो लेट P1 बी एट such a distance x1 from point P such that only one half period element of wavefront C is exposed। यही बात जो मैंने यहाँ अभी कही आपको, द सेम हैज़ बीन रिटन हियर। तो पॉइंट P1 पे एम्पलीट्यूड कहाँ से आएगा? पॉइंट P1 पे जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहाँ से आएगा? सारे के सारे हाफ पीरियड एलिमेंट तो जो XC में आ रहे हैं वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट CA का कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी तरफ। तो आपका जितने भी अगर आपके सारे हाफ पीरियड एलिमेंट एक्सपोज्ड हो तो उनका नेट रिजल्टेंट आपका A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 अप टू प्लस माइनस AN, इसका रिजल्टेंट क्या आता है आपका A1/2। हमने कई बार इसको पढ़ लिया तो इस बार हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जब सारे के सारे हाफ पीरियड एलिमेंट एक्सपोज्ड हो तो उसके कारण जो नेट इफेक्टिव एम्पलीट्यूड होता है कंट्रीब्यूशन में दैट इज़ A1/2। और आपका जो एक्सपोज्ड CA पार्ट है इसके कारण सिर्फ एक हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहा है तो उसके कारण जो आपका एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूशन होगा दैट वुड बी योर प्लस A1। तो इस वजह से आपका जो नेट एम्पलीट्यूड है पॉइंट P1 पे दैट वुड बी योर थ्राइस ऑफ A1/2। और इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे? एम्पलीट्यूड स्क्वायर आप कर दीजिए, देन यू विल बी गेटिंग इट 9/4 A1 स्क्वायर। तो जो पॉइंट P1 है जिसको आपने इस तरीके से चूज़ किया कि सिर्फ CA वेव फ्रंट में एक हाफ पीरियड एलिमेंट आता हो तो पॉइंट P1 पे आपको पहला मैक्सिमा मिलेगा डायफ्रैक्शन पैटर्न का। अब आप सेकंड पॉइंट P2 चूज़ कर रहे हैं और P2 को आपने इस तरीके से चूज़ किया कि वेव फ्रंट XC में तो सारे के सारे हाफ पीरियड एलिमेंट आते हो, लेकिन एक्सपोज्ड वेव फ्रंट CA में सिर्फ दो हाफ पीरियड एलिमेंट आते हो। तो उस केस में पॉइंट P2 के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या होगा? इन सब के कारण जो एम्पलीट्यूड आया दैट वुड बी योर A1/2, क्योंकि सारे के सारे हाफ पीरियड एलिमेंट्स का नेट इफेक्टिव रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है A1/2। और यहाँ पे आपके दो हाफ पीरियड एलिमेंट, एक पहला हाफ पीरियड एलिमेंट और एक दूसरा हाफ पीरियड एलिमेंट। पहले के कारण कंट्रीब्यूशन आया A1 और दूसरे के कारण कंट्रीब्यूशन आया माइनस ऑफ A2। तो इस चीज़ को आप यहाँ लिखें। सबके कारण जो आपका एक्सपोज था योर दिस XC पार्ट के कारण आपका एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूशन आया A1/2 और पहले के कारण आया A1, दूसरे के कारण आया माइनस ऑफ A2। इसको आप सोल्व करें, यहाँ से आपको नेट एम्पलीट्यूड मिलेगा और जो इंटेंसिटी होगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट मिनिमा ऑफ योर डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो अगर आप CA में दो हाफ पीरियड एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके कारण आपको यहाँ पे पहला मिनिमा मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पे एक लिया था तो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा मिला था। जब आपने CA में दो हाफ पीरियड एलिमेंट ले लिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? योर फर्स्ट मिनिमा। मान लो कि थर्ड केस में आपने CA को इस तरीके से रखा, यहाँ पे X को इस तरीके से वेरी किया कि CA में तीन हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा वो हमने थर्ड में डिस्कस किया है कि आपका इस केस में सारा का सारा वेव फ्रंट XC एक्सपोज्ड है और जो CA में सिर्फ और सिर्फ तीन हाफ पीरियड एलिमेंट ही एक्सपोज्ड है। तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट P3 के ऊपर दैट वुड बी योर A1/2। ये कहाँ से आया? ये सारे के सारे एक्सपोज्ड पार्ट से कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन होगा A1/2 और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें से तीन आ रहे हैं। पहले का कंट्रीब्यूशन होगा, पहला हाफ पीरियड एलिमेंट एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूट करेगा +7, सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेगा माइनस ऑफ A2 और जो थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट है दैट विल कंट्रीब्यूट A3 और यहाँ से आपको मिलेगा सेकंड मैक्सिमा। तो इसी तरीके से अगर आप स्क्रीन पे वो पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी स्टडी करना चाहते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग CA में चार हाफ पीरियड एलिमेंट आते हों, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा योर A1/2 इसके कारण, और
क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में 4 आ रहे हैं आपके हाफ पीरियड एलिमेंट, तो पहले के कारण कंट्रीब्यूशन एम्पलीट्यूड में, दूसरे कारण -A2, तीसरे कारण +A3, फोर्थ के कारण -A4, इसका आप इफेक्टिव रिजल्टेंट निकालें तो यहाँ से आपको इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू सेकेंड मिनिमा। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने 3-4 पॉइंट्स निकाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप CA में जो आपका एक्सपोज्ड वेव फ्रंट है CA, उसमें आप ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स रख रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमा मिल रहा है। अगर उसमें 1 था तो फर्स्ट मैक्सिमा, अगर उसमें 3 था तो सेकंड मैक्सिमा, अगर आप एक्सपोज्ड CA में 5 हाफ पीरियड एलिमेंट रखते हैं तो आपको थर्ड मैक्सिमा मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप CA में इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स रख रहे हैं तो उस केस में आपको मिनिमा मिल रहा है। When you are taking 2 half period element in CA, in that case you are getting first minima. सेकेंड बात है इंटेंसिटी की, कि जो मैक्सिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी तो डिक्रीज होती जा रही है और जो मिनिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। और जो थर्ड और फाइनल बात थी दैट वाज योर अबाउट इंटेंसिटी एट सम फार अवे पॉइंट। जब हमने इस ग्राफ को डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि पहले तो आपको मैक्सिमाज एंड मिनिमाज मिल रहे हैं, जो कि हमने इन 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया कि जब आप इवन रख रहे हैं तो उस केस में आपको मिल रहा है मिनिमा। अगर आप एक्सपोज्ड XC पार्ट में ओड नंबर ऑफ वो रख रहे हैं तो उस केस में आपको मिल रहा है मैक्सिमा। तो इसके कारण से आपको मिनिमाज एंड मैक्सिमाज के कारण ये बैंड मिलता है। और उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता है। हमने ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन हो रहा है। अब यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन कैसे हो रहा है किसी फार अवे पॉइंट P पे, अब वो वाले पार्ट पे डिस्कशन चल रहा है। मान लो कि आप कोई फार अवे पॉइंट P ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका ये था उस केस में जो आपका वेव फ्रंट था, मान लो कि ये पॉइंट P कहीं स्क्रीन पे बहुत दूर जाके लाई कर रहा है, तो उस केस में उस पॉइंट P के जो यहाँ पे एक्सपोज पोर्शन में आपका XC में सारे के सारे हाफ पीरियड एलिमेंट इसकी तरफ एक्सपोज्ड है और CA में भी ऑल द हाफ पीरियड एलिमेंट्स विल बी एक्सपोज टुवर्ड्स पॉइंट P। तो यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आया A1/2। जब आपका CA में भी सारे के सारे हाफ पीरियड एलिमेंट्स एक्सपोज्ड होंगे तो वहाँ पे भी नेट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा A1/2। और इन दोनों का अगर आप ऐड करें तो पॉइंट P के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा योर सिंपली A1 और इंटेंसिटी होगी A1², जिसके कारण से आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता है ऑन द स्क्रीन एट सम फार अवे पॉइंट P। तो आपने इस ग्राफ को इस पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया अब कि आपका पॉइंट जो S के नॉर्मली लाइक कर रहा है, यहाँ पे यू विल बी गेटिंग सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे कोई आपको डार्कनेस नहीं मिल रही है, उसके बाद आपको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं और फार अवे आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिल रही है। दैट वाज इट। वी विल कंटिन्यू विद द सेम आर्टिकल in the next lecture. Thank you.